प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th, मेरा नाम है पवन द्विवेदी। हम आज अपने अध्याय 6 के कार्य, ऊर्जा और शक्ति के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन सी अवधारणाओं को समझेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा। आपने काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा पिछले पार्ट में पढ़ ली है। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी के स्थितिज ऊर्जा के कौन कौन से रूप हैं, इन पे बात करेंगे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन निकालेंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम को पढ़ेंगे और यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसको हम करेंगे। साथ ही स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को समझ लें। स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? देखिए, जब कोई चीज की स्थिति को हम बदलते हैं, उसके अभिविन्यास को बदलते हैं, उसको सामान्य स्थिति से कोई दूसरी स्थिति में ले जाते हैं, तो जैसा कि शब्द बता रहा है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज का मतलब होता है संग्रहित। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब ही होता है कि जब हम स्थिति को बदलें और बदले में जितना कार्य किया जाए, बदलने में उस कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे ये बॉल पृथ्वी की तल से ऊपर ले जाई गई है, तो इसको ले जाने में कुछ कार्य किया गया है, ये कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। पानी ऊपर ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, वो टरबाइन के ऊपर गिरता है, टरबाइन को चलाता है, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। जल विद्युत संयंत्र जनित्र जो होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। स्प्रिंग में भी स्थितिज ऊर्जा होती है, उसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्प्रिंग को दबाने पर या स्प्रिंग को खींचने पर जितना कार्य किया जाता है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। देखिए, हम यदि एक धनुष की डोरी को खींच के छोड़ें, उस पर तीर लगा हो, तो आपने देखा होगा कि तीर तेजी से लक्ष्य की ओर चलाया जाता है। स्प्रिंग को दबाया जाए या खींचा जाए तो बल हटाने पर वो अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। एक कोई खिलौना कार जो आपने बचपन में कार को चलाया होगा, चाबी भरकर जमीन पर रखने पर वो चलने लगती है। हम ये सोचते हैं आखिर ये ऊर्जा आती कहां से है। एक्चुअली में हुआ ये है, यह ऊर्जा आती है उसकी स्थिति बदलने से। स्थिति बदलने में जो हमने कार्य किया है, यही कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, संचित हो जाता है। स्थितिज शब्द ही किसी कार्य करने की क्षमता को व्यक्त करता है, संग्रहण को व्यक्त करता है। तो स्थितिज का मतलब स्थिति बदलने पर, अभिविन्यास को बदलने पर जो कार्य किया जाता है, वही ऊर्जा जो वस्तु में इकट्ठा होती है वो फिर कन्वर्ट होती है किसी दूसरी प्रकार की ऊर्जा में, उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में इसकी डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, इसकी परिभाषा ये हुई। इन सब बातों से हमने ये समझा कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति, विकृति या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति बदलने पर उसको डिफॉर्म कर दें, जैसे हमने स्प्रिंग को डिफॉर्म किया, स्प्रिंग की आकृति को बदल दिया, उसको खींच दिया या उसको दबा दिया, संपीड़ित कर लिया। दबाना यानी संपीड़ित करना और खींचकर बढ़ाना यानी उसका प्रसार करना। तो संपीड़ित करने में या प्रसारित करने में जो हम कार्य कर रहे हैं, वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो रहा है। अब इसकी माप कैसे करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे? उसी कार्य से करेंगे। किसी वस्तु को सामान्य स्थिति से वर्तमान स्थिति तक आने में या वर्तमान स्थिति से सामान्य स्थिति तक आने में किए गए कार्य की गणना करके हम स्थितिज ऊर्जा की माप कर सकते हैं। हमको यदि इसका, जैसे इस गतिज ऊर्जा की हमने माप की थी कि किसी गति करती हुई वस्तु पर अवरोधी बल लगाने पर उस बल के द्वारा जितना कार्य किया जाता है वो कार्य की गणना हमने करी, 12 mv² आया, उससे गतिज ऊर्जा की माप हो सकती है। अब स्थितिज ऊर्जा का मेजरमेंट कैसे करेंगे? हमने किसी चीज की स्थिति को बदला, हमने एक पत्थर को जमीन से उठाया और ऊंचाई पर रख दिया, तो इस पत्थर को उठाने में जितना कार्य हमने किया वो उसकी सामान्य स्थिति से वर्तमान स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य हुआ। उस कार्य को यदि हम मेजर कर लें, उस कार्य की हम गणना कर लें, तो वही स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। वो स्थितिज ऊर्जा का मेजरमेंट होगा, वो स्थितिज ऊर्जा की माप होगी।
चलिए स्थितिज ऊर्जा के कुछ रूपों को समझ लेते हैं। बहुत सारे प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसकी हम आगे डेरिवेशन भी निकालेंगे, बात डिटेल में करेंगे। किसी वस्तु को ऊपर उठाने में जितना कार्य किया जाता है वो कहलाती है उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग को खींचने में या दबाने में किए गए कार्य की आप गणना कर लें तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। इसका भी हम डेरिवेशन व्यंजक निकालेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे होती है। रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि में ऊर्जा होती है और फिर बाद में वो किसी चीज को चलाने में, ट्रेन को चलाने में या किसी जनरेटर को चलाने में उसमें कन्वर्ट होती है, उसको रासायनिक स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के बीच में, आप 12th में जब पहुंचेंगे तब आप फर्स्ट यूनिट में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, तो आप ये पढ़ेंगे कि आवेशों के बीच में यदि समान आवेश हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल होता है और विपरीत आवेश हैं, विजातीय आवेश हैं, तो उनमें आकर्षण बल होता है। तो यदि हम आकर्षण बल के विरुद्ध किसी आवेश को ले जाना चाहते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उसमें उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, इसी तरह से मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं N और S, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है सजातीय ध्रुवों में और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो यदि हम मैग्नेट को पास में ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं तो इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जितना कार्य होता है वो उसकी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। बहुत सारे रूप स्थितिज ऊर्जा के होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। इसकी माप हम कैसे करेंगे, इसको जरा आप गौर से समझिएगा। ये डेरिवेशन है, mgh आता है। तो किसी भी वस्तु को पृथ्वी तल से हम ऊंचाई पर ले जाएं तो जितना कार्य किया जाता है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे वस्तु की क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम ऊपर ले जाएंगे। आपको पता है किसी भी वस्तु का भार जो होता है वो mg होता है। F बराबर ma हमने पढ़ा है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g होता है, तो भार बनता है mg से। तो यदि मान लीजिए कि कोई वस्तु ये है, ये बॉल आपको दिख रही है, इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m और इसको हम m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ऊपर उठाते हैं। तो h ऊंचाई पर हमने इसको उठाया, ये यहां से पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर गई। तो इस उठाने में कार्य की गणना हमको करना है, तो इसका भार क्या कर रहा है, mg नीचे काम कर रहा है। तो इसको ऊपर उठाने के लिए हमें इसके भार के बराबर बल ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, यानी हमारा जो बल होगा वो mg के बराबर होगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, वस्तु को h ऊंचाई उठाने में किया गया कार्य। अब कार्य आप पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो अब हमने इस वस्तु के भार के बराबर बल लगाया और भार क्या है, mg है, जो कि गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है वो mg है और इतना ही बल हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो गुरुत्वीय बल क्या है हमारा, mg। बल गुणित विस्थापन है, बल की जगह यहां क्या लिखा है, गुरुत्वीय बल लिखा है। अब बल हमारा क्या हो गया, ये mg हो गया इसके भार के बराबर। तो mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h ऊंचाई हमने इसको ऊपर उठाया तो हम h का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये h ऊंचाई उठाने में किया गया कार्य आ गया। यही कार्य वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, इसे ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसी कार्य को हम U से प्रदर्शित कर देते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का संकेत U होता है mgh, या इसको P डॉट E डॉट लिखते हैं या P सफिक्स E लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, या V और ब्रैकेट में स्मॉल h लिख देते हैं और E सफिक्स P से भी हम इसको शो करते हैं। कैपिटल E हम लिखेंगे और P काय के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के, जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए E के लिखते हैं उसी तरह से इसके लिए EP भी लिखते हैं। जनरली हम U से शो करते हैं, यह आसान होता है तो हम U से इसको शो करेंगे। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन आपको समझ में आया। सिंपली आपको कार्य की गणना करनी है बल गुणित विस्थापन से। बल का मान यहां गुरुत्वीय बल होगा और विस्थापन h होगा। चलिए अब बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के। 9 से आप इस चीज को पढ़ रहे हैं।
देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम यह है कि ऊर्जा को, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। दुनिया में कितने भी प्रकार की ऊर्जा हो, एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। आपने बहुत सारे उदाहरण इसके देखे होंगे। आपके पास सेल है, सेल से आप बल्ब को जलाते हैं, सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, वो प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। इस तरह से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊपर जो वस्तु है जिसको हम उठाकर ले गए, उसमें स्थितिज ऊर्जा है। जब हम उसको ऊपर से छोड़ देंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो दुनिया में ऊर्जा का दूसरी रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे कार्य में या ऐसे रूप में बदल जाता है जिसका हम उपयोगी कार्य नहीं कर सकते, उसको कहते हैं ऊर्जा क्षय। घर्षण में कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक प्रकार की ऊर्जा, जब ऊर्जा किसी एक रूप में लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट हो जाती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। जैसे घड़ी में चाबी भरने में किया गया कार्य, आपने अभी उदाहरण समझा था कार का, खिलौना कार का, जिसमें हम चाबी भरते हैं और वो गतिशील होने लगती है जमीन पर रखने पर। ऐसे ही घड़ी में चाबी भरने में किया गया कार्य किसमें इकट्ठा होता है? उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में, प्रत्याश स्थितिज ऊर्जा के रूप में, वो स्प्रिंग है उसके अंदर, और ये स्थितिज ऊर्जा फिर दिन भर घड़ी की सुइयों को चलाती है, यानी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल रही है? गतिज ऊर्जा। ऊर्जा का रूपांतरण केवल संभव है, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये देखिए बैटरी है, बैटरी से ये बल्ब जल रहा है, ये रासायनिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये न्यूक्लियर फिशन से तारे प्रकाशमान होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, फल लगे हुए हैं पेड़ पर ये ऊंचाई पर हैं। ऊंचाई पर इनमें क्या है? ऊंचाई पर होने के कारण, कोई भी वस्तु ऊंचाई पर होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये फल नीचे गिरते हैं तो इनमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है नीचे गिरते समय। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। हम बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम की और इसके एक डेरिवेशन को हम सिद्ध करेंगे। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है दो प्रकार की ऊर्जाओं का योग। जैसा कि आप जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योगफल को हम यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इस संरक्षण का नियम क्या कहता है? यदि किसी निकाय में स्थायी परिवर्तन ना हो, किसी भी तरह का कोई स्थायी परिवर्तन ना हो रहा हो तथा टक्कर या घर्षण से ऊर्जा का क्षय ना हो, हम आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, घर्षण में ऊर्जा का किसी भी प्रकार का क्षय ना हो, तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है या नियत रहती है, कंजर्व्ड रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम वो है कांस्टेंट रहता है। हम ये कह सकते हैं कि घर्षण बल की अनुपस्थिति में शर्त यह है कि ऊर्जा का क्षय ना हो। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर नियतांक, कांस्टेंट के बराबर होगी। जैसे यदि किसी गेंद को ऊपर ले जाते हैं हम, तो किया गया कार्य, जैसे कि मैंने बताया, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अब जब इसी बॉल को छोड़ा जाता है, ये बॉल ऊपर ले जाई गई, इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी हो गई, स्थितिज ऊर्जा, इसमें जो कार्य किया गया ऊपर ले जाने में, ये इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो गया। अब इस बॉल को यहां से छोड़ दिया गया, तो जब इसी बॉल को ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन प्रत्येक बिंदु पर इसकी दोनों ऊर्जाओं का योग समान रहता है या नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि किसी भी पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर लें, इसके रास्ते पर, यहां कैलकुलेट करें, बीच के किसी बिंदु पर कैलकुलेट करें और लास्ट में अर्थ पे कैलकुलेट करें, कहीं भी कैलकुलेट कर लें, हम दोनों ऊर्जाओं का योग बराबर होगा। एक्चुअली में ऊंचाई पर जब वस्तु होती है, तो जब वो नीचे जाती है तो
उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती जाती है। स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, लेकिन किसी भी बिंदु पर दोनों का योगफल हमेशा बराबर होता है। इसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। U प्लस के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी U, स्थितिज ऊर्जा U और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आदर्श परिस्थितियों में। तो हम अब इसको प्रूव करते हैं। प्रश्न ये आएगा कि मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, अथवा प्रश्न ये आएगा कि सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा नियत रहती है, कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। तो हम ये 3 पॉइंट लेंगे। एक बॉल है, ये ऊपर है पॉइंट ए पर, इसको यहां से छोड़ा जा रहा है, ये पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर है। तो हम 3 पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी निकालेंगे, ए पर, और फिर उसके बाद ये बी पर आती है तो बी पर और सी पर। हमें प्रूफ करने के लिए टोटल एनर्जी तीनों पर बराबर आनी चाहिए। कैसे करेंगे, चलिए ये देख लेते हैं। मान लीजिए कि m द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर a बिंदु पर स्थित है। इसे स्वतंत्रता पूर्वक यहां a से नीचे गिराया जाता है। तो 3 बिंदुओं पर हम ऊर्जा की गणना करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट a लेते हैं। बिंदु a पर देखिए, बिंदु a पर वस्तु विराम अवस्था से छोड़ी जाती है। यहां से इसको हम छोड़ रहे हैं, यहां से पॉइंट ए से। तो यहां इसकी वेलोसिटी क्या है, v0 है। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, गतिज ऊर्जा। आप जानते हैं k इक्वल टू हाफ mv², 1/2 mv² होती है। v की वैल्यू 0 है, लिहाजा यहां v की जगह हम 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 का मल्टीप्लाई होगा पूरे में, तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे a पे 0 हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा 0 हो गई। स्थितिज ऊर्जा यहां पर क्या होगी, अभी हमने कैलकुलेट की है mgh, h इसकी हाइट है। जहां भी आप स्थितिज ऊर्जा जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, पृथ्वी तल से उसकी दूरी का गुणा करेंगे। आपको पृथ्वी तल से दूरी देखना है, तो ये स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब इन दोनों ऊर्जाओं का योगफल निकाल लें। हम ये मान लें कि ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी E है, तो K प्लस U काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। K का मान कितना आया था हमारा 0, U का मान हमारा कितना आया mgh। तो EA बराबर 0 प्लस mgh, यानी A पॉइंट पर हमारी टोटल एनर्जी आ गई mgh। ठीक है, अब हम B पॉइंट पे निकालेंगे। B पॉइंट पे मान लीजिए ये वस्तु x दूरी तय करके यहां B पॉइंट पे आ जाती है, और इस B पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हमने मान ली v∗b। तो गति का तीसरा समीकरण आपको पता है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब v² इसका अंतिम वेग है इस पॉइंट पर, तो v की जगह हम क्या रखेंगे, vb। इनिशियल वेलोसिटी जो a पॉइंट पर थी, वो वेग इसका क्या था, 0 था, विराम अवस्था में थी। 0 का स्क्वायर 2ax। इसने दूरी कितनी तय करी है, s की जगह हम क्या रखेंगे, x। और एक्सेलरेशन नीचे आते समय गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पॉजिटिव होगा, तो a की जगह हम क्या रखेंगे, g रखेंगे। तो vb² की वैल्यू हमारे पास आ गई 2gx। अब हम इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, गतिज ऊर्जा निकाल लें। तो k इक्वल टू हाफ mvb², चूंकि हमने वेग को v माना है। vb² की वैल्यू क्या है, ये है 2gx। हम 2gx को यहां रख देंगे, तो 1/2 m इंटू 2gx। इस 2 से ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां गतिज ऊर्जा पॉइंट बी पर आ गई mgx। स्थितिज ऊर्जा मैंने बताया, स्थितिज ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करेंगे, पृथ्वी तल से इस पॉइंट बी पर जो ये बॉल आ रही है, इसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी रह गई, h-x, बिकॉज इसने ऊपर से x दूरी तय कर ली, तो नीचे से इसकी हाइट बची h-x। तो हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, तो u बराबर mg और हाइट, तो हाइट कितनी है h-x, mg का गुणा कर दीजिए, mgh माइनस mgx। तो कुल ऊर्जा EB आ जाएगी K प्लस U। K की वैल्यू mgx है, U की वैल्यू mgh माइनस mgx है। इसको और इसको हमने जोड़ दिया, तो mgx से mgx कैंसिल हो गया हमारा। तो EB यानी B पॉइंट पर भी क्या आ गई, mgh। देखिए आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा, EA पर हमने निकाली वो टोटल एनर्जी कितनी आई, mgh, क्योंकि यहां पर स्थितिज ऊर्जा mgh थी और गतिज ऊर्जा 0 थी, mgh। बी पॉइंट पर भी हमारी क्या आ गई, mgh आ गई।
अब हम सी पॉइंट पे निकालते हैं, पॉइंट सी पर, बिंदु सी पर। ये सी बिंदु कहां है? पृथ्वी तल पर है। यहां आ गए हम, तो यहां पर इसने दूरी तय कर ली h। पृथ्वी तल तक आने में दूरी तय कितनी कर ली? उसकी हाइट के बराबर। सी बिंदु पे आ गई, यहां मान लीजिए उसकी वेलोसिटी vc है, तो फिर से हम तीसरा समीकरण लगाएं, v² = u² + 2as। अब यहां s की जगह क्या रखाएगा? h रखाएगा, और a की जगह गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g। तो vc² की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई 2gh। अब हम यहां गतिज ऊर्जा निकाल लें, सूत्र लगाएं, k = 1/2 m vc का स्क्वायर। vc² क्या आया है? 2gh। तो 2 से ये 2 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? mgh। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसलिए 0 है कि वस्तु पृथ्वी तल पर आ गई, यहां आ गई। अब उसकी पृथ्वी तल से हाइट कितनी बची? 0 बची, क्योंकि हम स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं? हाइट का गुणा करते हैं mg में। बल में किसका गुणा करते हैं? पृथ्वी तल से ऊंचाई का, उसके विस्थापन का। तो mg × 0, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई? 0। अब आप सी पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाल लीजिए, E∗c काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो k की वैल्यू कितनी आई? mgh, ये देखिए, और u की वैल्यू कितनी आई? 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? EC mgh। तो आपने देखा, ए पॉइंट पर हमने कुल ऊर्जा निकाली, वो mgh आई। बी पॉइंट पे हमने कुल ऊर्जा निकाली, वो mgh आई। सी पॉइंट पर हमने कुल ऊर्जा निकाली, वो क्या आई? mgh आई। इससे ये सिद्ध होता है कि स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है या नियत रहती है। ऊपर स्थितिज ऊर्जा अधिक रहती है, अधिकतम होती है। जैसे ही वस्तु नीचे आती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, और लास्ट में जाके पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। लेकिन हर पॉइंट पर दोनों ऊर्जाओं का योगफल बराबर रहता है। तो इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप जरूर करिएगा और अपने शिक्षक शिक्षिकाओं का मार्गदर्शन भी लीजिएगा। हम ये कह सकते हैं कि कुल ऊर्जा नियत होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा की। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा हम निकालेंगे। देखिए, आपने स्प्रिंग को देखा हुआ है, स्प्रिंग को दबाने में या खींचने में, जैसे एक रबर बैंड है, ये आपको दिख रहा है। रबर बैंड को आप खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो आप खींचने में कुछ कार्य करेंगे तो उसकी आकृति बदल जाएगी, ये डिफॉर्म हो गया, इसकी लेंथ बढ़ गई। ये गुण प्रत्यास्था कहलाता है। हालांकि आप जब चैप्टर आएगा प्रत्यास्था का, आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने बल लगाया, बल लगाकर जो कार्य किया वो इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो गया। तो ये बाद में जैसे ही आप हटा लेंगे तो ये वापस उसी ऊर्जा के कारण वापस आ जाएगी। जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर यदि एक ब्लॉक यहां पर लगा हो और उसको खींचा जाए, तो उस खींचने में जो कार्य किया जाता है या उसको संपीड़ित किया जाए, दबाने में जो कार्य किया जाता है, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। रबर बैंड को खींचने में किया गया कार्य या स्प्रिंग को खींचने में या दबाने में किया गया कार्य, ये उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। परिभाषा को नोट करें, किसी स्प्रिंग को दबाने या खींचने में किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका हम अब पहले बल नियतांक पढ़ने के फोर्स कांस्टेंट क्या होता है। देखिए, होता यह है कि ये स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है जिसका एक सिरा एक दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ है और दूसरे सिरे पर हमने m द्रव्यमान का एक ब्लॉक यहां पर लगाया हुआ है। ठीक है, एक ब्लॉक जुड़ा है और ब्लॉक की जो माध्य स्थिति है वो ये है। अब यदि इस ब्लॉक को इस तरफ खींचा जाता है तो इस स्प्रिंग के अंदर इसका विरोधी बल कार्य करता है, जो इसको माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। उस बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। जब और या दबाया जाए तो भी इस माध्य स्थिति के ये इस तरफ आ गई, माध्य स्थिति के इस तरफ आ गई, तो स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग बल इसकी विपरीत दिशा में यहां कार्य करने लगेगा। यदि हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं, यानी हमारा स्प्रिंग का विस्थापन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो प्रत्यानयन बल का डायरेक्शन इसके विपरीत अंदर की तरफ होगा, ऋणात्मक होगा। Fs स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं इसको, और इसको रेस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहते हैं। यदि हम दबा रहे हैं तो ये दबाने पर माध्य स्थिति के ये ऋणात्मक
एक्स अक्ष की ओर जाती है, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है, तो प्रत्यानयन बल क्या होगा, धनात्मक होगा। ये इसको वापस लाना चाहता है माध्य स्थिति में। इस बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल या स्प्रिंग बल, एफएस कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एफएस जो है विस्थापन के समानुपाती होता है। एक आदर्श स्प्रिंग के लिए एफएस जो स्प्रिंग बल है वो उसके विस्थापन एक्स के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हुक का नियम है। आप जब प्रत्यास्थता का चैप्टर आएंगे तब आप पढ़ेंगे, चैप्टर आएगा तो प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। यहां पर ये स्प्रिंग बल है जो कि प्रत्यानयन बल है, जो इसको रिस्टोर करना चाहता है, अपनी माध्य स्थिति में वापस लाना चाहता है। चाहे उसको स्ट्रेच किया जाए और चाहे उसको कंप्रेस किया जाए, चाहे उसको संपीड़ित किया जाए, चाहे उसको बढ़ाया जाए, उसकी लेंथ को बढ़ाया जाए, तो ये विस्थापन x के अनुक्रमानुपाती आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, विस्थापन उसका x है, तो F समानुपाती x। अब इस Fs बराबर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे माइनस kx। ये kx है, कांस्टेंट k है, माइनस इसलिए लगा है कि बल की दिशा विस्थापन के विपरीत है। माइनस केवल इसलिए लगाया गया है कि बल Fs और ये x इस तरफ है तो Fs क्या है, इस तरफ है। x यदि इस तरफ है तो Fs इस तरफ है, यानी Fs यानी बल, प्रत्यानयन बल, स्प्रिंग बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है, इसलिए यहां माइनस आया है। तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। K कांस्टेंट है, उसको कहते हैं स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक। यदि यहां पर हम ये मान लेते हैं, ऋण का मैंने बता ही दिया इसलिए आया है क्योंकि बल की दिशा विस्थापन के विपरीत है। यदि हम x को 1 मान लेते हैं, विस्थापन इसका यूनिट है, तो Fs क्या आएगा, k के बराबर आएगा, माइनस की हमने उपेक्षा कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी स्प्रिंग का बल नियतांक उस बल के बराबर होता है जो स्प्रिंग की लंबाई में इकाई वृद्धि कर दे। ये लंबाई कितनी बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 1, तो एकांक वृद्धि कर देने वाले बल को स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं। स्प्रिंग की स्थिर ऊर्जा समझने से पहले हमें बल नियतांक को समझना आवश्यक था। हम इसका यूनिट भी निकाल लेते हैं। देखिए ये k बराबर आएगा Fs अपॉन x, तो F का मात्रक क्या, न्यूटन, x का मात्रक विस्थापन का क्या, मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। और इसका विमीय सूत्र होता है k बराबर होगा, यदि ऋण की उपेक्षा कर दी जाए तो Fs अपॉन x। Fs का विमीय सूत्र आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, थर्ड चैप्टर में विमीय वाले में MLT-2, बल गुणित विस्थापन, बल बराबर F बराबर ma, द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण का LT-2 और द्रव्यमान का m, MLT-2 और विस्थापन का L, L ऊपर जाएगा तो L की पावर क्या आ जाएगी, 0। तो बल नियतांक का जो विमीय सूत्र है वो है ML0T-2। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा की। देखिए वही डेरिवेशन है कि जिसमें हमने स्प्रिंग नियतांक को समझा, वही डायग्राम आपको बनाना है। माना कि स्प्रिंग से जुड़े ब्लॉक को पहले अल्प दूरी dx खिसकाया जाता है। ये मान लीजिए कि dx डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस dx हमने हल्का सा खिसका दिया, तो dx विस्थापित करने में किया गया कार्य यदि dw है तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। बल यहां क्या है, Fs है, स्प्रिंग बल, तो Fs इंटू dx। अब हम जानते हैं कि Fs का मान क्या होता है, माइनस kx, जो हमने अभी निकाला। Fs समानुपाती होता है x के, और हम कांस्टेंट लगाते हैं तो Fs बराबर माइनस kx। माइनस की उपेक्षा कर दीजिए, माइनस की जरूरत नहीं है दिशा के लिए। इस Fs की वैल्यू हमने यहां रख दी, तो dw बराबर क्या आ गया, kx dx। अब यदि हमें संपूर्ण कार्य निकालना है, x दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण का समाकलन करना पड़ेगा। x बराबर 0 जो उसकी माध्य स्थिति है, उससे x दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा कि स्प्रिंग को खींचने में या दबाने में किया गया जितना कार्य होता है वही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो 0 से माध्य स्थिति से x दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, यानी इन लिमिट्स में इस समीकरण का क्या होगा, समाकलन होगा। तो समाकलन करेंगे तो ये समाकलन का निशान है, ये dw बड़ा कार्य है तो ये आ जाएगा w, लिमिट्स आ जाएंगी समाकलन की 0 to x, kx dx। अब k कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। k बाहर आ जाएगा तो हमारा समीकरण हो जाएगा w बराबर k
0 to x लिमिट इंटीग्रेशन x dx। अब देखिए समाकलन जो होता है उस समाकलन को आपने समझना है, आपने पहले भी मैथमेटिक्स में समझा होगा। इस x का समाकलन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, ये लिमिट्स इस ब्रैकेट के बाहर लग जाती हैं। समाकलन का जो एलिमेंट्री सूत्र है वो ये है। यहां थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं समाकलन के बारे में। ये बिल्कुल प्राइमरी सूत्र है समाकलन का। समाकलन और अवकलन दो गणित ऐसे हैं जो आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आते हैं। फिजिक्स में गणित का बहुत उपयोग होता है, तो उतनी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपको सीखना पड़ती है। तो x की पावर n dx के समाकलन का सूत्र है x पावर n+1 अपॉन n+1। लिमिट यदि है तो ये ब्रैकेट के बाहर लिमिट लग जाती है। मान लीजिए x की घात 5 का समाकलन आपको करना है, तो वो समाकलन होगा x की घात 5 + 1 बटे 5 + 1, यानी हम ये कह सकते हैं x की पावर 6/6। समाकलन कितना आएगा? x की पावर 6/6। अब लिमिट खोलने का भी एक तरीका है। ये अपर लिमिट पहले भराती है इसमें, फिर एक ऋण का निशान लगता है, फिर लोअर लिमिट भराती है। इसको उच्च सीमा कहते हैं, इसको निम्न सीमा कहते हैं, यदि a और b सीमाएं। यहां पर सीमाएं क्या है? 0 और x। देखिए x का हमने इस सूत्र से समाकलन किया तो यहां पावर कितनी है? 1 है। तो ये सूत्र क्या है? n+1, तो 1 + 1, तो x की पावर 2 आएगा बटे n+1, यानी 1 + 1 बटे 2। अब हम इसकी लिमिट को खोल देंगे। लिमिट खोलेंगे तो इस x की जगह तो x ही आना है, x स्क्वायर, माइनस का निशान लगेगा अपर लिमिट भराने के बाद, फिर ये 0 है लोअर लिमिट, तो 0 स्क्वायर, और 1/2 को हमने बाहर ले लिया, तो W = आ गया ½ kx²। यही स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य है, यही उसकी क्या कहलाती है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। यही कार्य स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हम इसको लिख सकते हैं U = 1/2 kx², स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। U = ½ kx²। ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर करिएगा। तो जैसा कि आपने आज देखा कि हमने 2 डेरिवेशन किए और पोटेंशियल एनर्जी को पूरी तरह से समझा। अब अभ्यास के कुछ प्रश्न आपको करना है। पहला प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसकी माप किस प्रकार की जाती है। दूसरा प्रश्न है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखकर इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न आपको करना है सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। ये वही डेरिवेशन है, ABC तीनों पर mgh आता है। चौथा, किसी स्प्रिंग के बल नियतांक को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पांचवा प्रश्न है, किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए, जो लास्ट डेरिवेशन हमने किया है। अब आप ये प्रश्न करिएगा और अपने शिक्षक शिक्षिकाओं का मार्गदर्शन लीजिएगा, और हमारा घर हमारा विद्यालय की समय सारणी के अनुसार आप अध्ययन करिएगा। घर पर रहकर सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। थैंक्स।